हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स 2 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है, लेकिन वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, हर साल मिनिमम 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर पे से। 2016 में 3 आए थे और 2017, 18 और 19 इन तीनों साल में इस चैप्टर पे से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो आई गेस सबको पता ही होगा कि कैसे निकाली जाती है। 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटकम से, उससे हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला अगर हम बात करें तो P ऑफ E कैसे निकलती है, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। N ऑफ E यानी कि इवेंट E के नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स और N ऑफ S यानी कि जो सैंपल स्पेस है उसके टोटल सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, ओके, तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की तरफ। किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि PMF तब कहा जाता है जब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि उस फंक्शन में आने वाली हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए और सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि PMF तब कहा जाएगा जब सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के बीच में लाई करेगी और दूसरी कंडीशन सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन, समेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा x होता है, x तो पता ही होगा आप लोगों को, रैंडम वेरिएबल को x से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होता है, ये भी ध्यान में रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल्स को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं रैंडम वेरिएबल की वो सारी एक जगह, और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ को दूसरे कॉलम में लिखते हैं, और इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मीन, एवरेज या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तीनों एक ही चीज़ है, डिनोट किया जाता है E ऑफ X से या फिर म्यू से। ठीक है, ये क्या होता है, ये समेशन होता है प्रोडक्ट का, समेशन प्रोडक्ट का। ठीक है, समेशन प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का, रैंडम वेरिएबल और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ का। ठीक है, हम क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल को और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब जितने भी रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटीज़ है उन सब का मल्टीप्लिकेशन आ गया, उन सब को ऐड कर देंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिख करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 1 है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है। ठीक है, x की वैल्यू 2 है और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 3/8 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6/8। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/8। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू मिल रही है 7/8, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन या फिर एवरेज। फिर उसके बाद आता है वेरिएंस। वेरिएंस निकलता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, E ऑफ X का स्क्वायर माइनस E ऑफ X द होल स्क्वायर। अब E ऑफ X तो हमें पता है कि क्या है, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है या फिर मीन या फिर एवरेज होता है। ये क्या चीज़ है, तो जिस तरीके से हम लोग E ऑफ X को निकालते हैं वैसे ही E ऑफ X स्क्वायर को भी निकालते हैं। E ऑफ X निकालने के लिए हमने क्या किया था, समेशन ऑफ X इंटू PX किया था। ठीक है, तो E ऑफ X स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर भी X का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी का तो स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ किसका स्क्वायर करेंगे, रैंडम वेरिएबल का। ओके, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको ध्यान में रखिए। ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। इसका मतलब वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्स के वेरिएंस के स्क्वायर रूट को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। अब अगर वेरिएंस नेगेटिव हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इमेजिनरी हो जाएगा ना, इसीलिए वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए है सिर्फ कि कभी अगर वेरिएंस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किए हैं। ठीक है, तो क्रॉस चेकिंग के लिए हैं बस। कभी कभार ऐसे होता है कि आप लोग पहले इसको लिख देते हैं फिर बाद में इसको लिखते हैं, उससे क्या होता है, आंसर नेगेटिव में आता है। अब आंसर नेगेटिव में आता है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया हूँ, क्योंकि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरफ। ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की तरह है, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है ना, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। आई होप कि आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ये सारे पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग ऊपर आई कार्ड में जा करके इससे रिलेटेड वीडियोस जहाँ पे हमने बोर्ड्स के लेक्चर्स लिए थे उसमें देख सकते हैं। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसके लिए होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ये होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। ओके, तो सेम वही डेफिनेशन है, बस लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से और यहाँ डिनोट करते हैं स्मॉल एफ एक्स से, ठीक है। सेम दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहली कंडीशन ये कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, और दूसरी ये कि समेशन क्या आना चाहिए? सारी प्रोबेबिलिटीज़ का समेशन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आपको ये बोलेगा कि यहाँ पर समेशन ऐसे क्यों लिखें, इस जैसा क्यों नहीं लिखें? इस जैसा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऐड करना बहुत आसान होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऐड करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटीग्रेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये समेशन ही है, लेकिन उतना आसान नहीं होता जितना आसान डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का समेशन होता है, इसीलिए हम लोग इसको इंटीग्रेशन के ज़रिए से निकालते हैं। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो वही दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन ये कि सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, और समेशन यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ। ये CDF जो होता है ये दोनों के लिए होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि PDF स्मॉल f इस्तेमाल होगा, और CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी वैल्यू के लिए सपोज कर लेते हैं x = a के लिए हमें क्या निकालना है? CDF निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? a तक की सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम उससे पीछे तक का, ठीक है। a से पीछे तक की सारी प्रोबेबिलिटीज़ के समेशन को हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहे हैं, ये तो पूरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, लेकिन अब हमें कहाँ तक जाना है? सिर्फ a तक जाना है। तो -इन्फिनिटी से a तक जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो समेशन मिलेगा उसको क्या कहा जाता है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। उसमें आप लोग क्या करते थे? जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई होती थी FI ऐसा ही लिखा होता था, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो आप लोग एक टेबल बनाते थे जिसके अंदर आप लोग CF लिखते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसी लिखी जाती थी? पहली वाली एज इट इज़, ठीक है, यानी कि 2 को 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में दोनों को ऐड कर देते थे। 2 + 3 कितना हो गया? 5, ठीक है। फिर इसमें ऊपर वाली सारी को ऐड कर देते थे, 4 3 7 और 2 9। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक वैल्यू के ऊपर आ करके उससे पहले की जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। जिस वैल्यू के ऊपर हमको CDF चाहिए तो उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी से लेकर के उससे पीछे तक की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करेंगे, उससे हमको क्या मिलेगा? CDF मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन देखेंगे 2016 का, जो ऐप के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें एक रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ है जो हमें बता रहा है वेटिंग टाइम इन मिनट्स, ठीक है। और x का PDF हमको दिया हुआ है, ठीक है। fx = 1/5 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 and 5, और fx की वैल्यू इन वैल्यूज़ के अलावा 0 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमको सिर्फ 0 से 5 के बीच में मिल रही है, और इनके अलावा x की वैल्यू जो भी होगी वहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। हमें क्या पता करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम नॉट मोर देन 4 मिनट्स। नॉट मोर देन 4 मिनट्स यानी कि 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 4.1 नहीं चलेगा, 4.2 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 6 नहीं चलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उससे कम चल जाएगा, मतलब यानी कि 4 भी चलेगा और 4 से कम सारी वैल्यूज अपने को चलेगी। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 4। इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? इंटीग्रेशन के जरिए से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 4 निकलेगी -इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक, है ना। a याद है आपको? ऐसे निकालते थे f(x = a), ठीक है। तो हम -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाते हैं? a तक जाते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? fx dx। अब हमें पता है कि -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, क्योंकि 0 के बाद ही तो वैल्यू स्टार्ट हो रही है fx की, तो -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक के तो वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 0 आने वाली है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख करके बताता हूँ। इसको, इस इंटीग्रेशन को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0 + 0 से 4, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर fx की वैल्यू डालेंगे तो वो तो 0 आएगी, यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है वो सिर्फ 0 से 4 तक के कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करके हमको मिलेगा 0 से 4f(x) dx। ओके, तो f(x) की वैल्यू क्या है 1/5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से 4 1/5 dx। इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 कांस्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लगेगी 0 से 4 तक, यानी कि 1/5 इंटू 4 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 4/5। 4/5 यानी कि 0.8। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर हमें एक पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एक टेबल है जिसके अंदर रैंडम वेरिएबल है और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ है। हमें क्या पता करना है, f(0) की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है f(a) का। f(a) क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a। अब इसको देखते हैं ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन ए दिख रहा है नहीं। ठीक है, इसको टिक करके नहीं आना, गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो ये हमारा आंसर होता। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारे लिए धोखा है, इसको टिक करना नहीं है, गलत आंसर है। तो फिर ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कैसे इसको निकालते हैं। हमें पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। 0 और 0 से छोटी सारी प्रोबेबिलिटीज़ प्लस 0 से बड़ी सारी प्रोबेबिलिटीज़, यानी इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने दो एक्सप्रेशन के ज़रिए से बता दिया। x लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि ये और x ग्रेटर देन 0 यानी कि ये और ये। ठीक है, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 किसके बराबर आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला लगेगा जो कुछ इस तरीके से होता है, NCR इंटू पी रेस टू आर क्यू रेस टू n माइनस आर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर के आप लोग उस वीडियो को ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 7 आउट ऑफ 10 आंसर्स इन ट्रू और फॉल्स टेस्ट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो एक टेस्ट हो रहा है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है और एक बंदा है जो आप लोगों की तरह ही तुक्के मार रहा है और हमें प्रोबेबिलिटी पता लगानी है कि उसके एटलीस्ट 7 आंसर्स करेक्ट चले जाएं, यानी कि कम से कम 7 क्वेश्चंस के आंसर्स उसके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, कम से कम 7, यानी कि 7 से कम नहीं चलेगा, 7 या 7 से ज़्यादा चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा और 10 चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10। ठीक है, इन सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल करके हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। r की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर r की वैल्यू 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब ये कैसे निकलेगी, तो हमें पता है कि क्वेश्चन के 2 ही आंसर्स हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, ओके, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है, यानी कि या तो आंसर करेक्ट है या तो गलत है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक है, तो p की वैल्यू हाफ, q की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू 10 और r की वैल्यू बदलेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालेंगे, जाएगा 10c7 p यानी कि हाफ रेस टू 7, फिर से q यानी कि हाफ रेस टू 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10c8। ठीक है, हाफ रेस टू 8 हाफ रेस टू 2 प्लस 10c9 हाफ रेस टू 9 हाफ रेस टू 1 प्लस 10c10 हाफ रेस टू 10 हाफ रेस टू 0। हाफ रेस टू 0 यानी कि 1 होता है। ठीक है, अब अगर आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आता है तो आपको समझ में आएगा कि 10c7 की वैल्यू जो होती है वो 10c3 के बराबर होती है। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 7 और 3 है, यानी कि हो जाएगा 1/2 द होल रेस टू 10। ठीक है, 10c8 की वैल्यू इक्वल होगी 10c2 के, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 द होल रेस टू 10 प्लस 10c9 की वैल्यू होती है 10c1 के बराबर, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 रेस टू 10 प्लस 10c10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 1/2 द होल रेस टू 10।
ठीक है, अब देखेंगे चारों के अंदर 1/2 द होल रेस टू 10 तो कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बाहर ले लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ NCR को रखता हूँ। तो 1/2 द होल रेस टू 10 आ गया यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 10C3 प्लस 10C2 प्लस 10C1 प्लस 1। 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 1/2 द होल रेस टू 10 यानी कि 1/1024। 2 रेस टू 10 की वैल्यू होती है 1024, ठीक है। 10C3 हो जाएगा 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1 हो जाएगा 10 × 9/2 × 1, और ये 10 और ये 1, ठीक है। ये हो गया 5 3 3 एंड 2 4, ठीक है। तो ये आया 1024 120 प्लस 45 प्लस 11, ओके। तो ये हो गया 1 4 2 6 176 176 176 × 1 176 अपॉन 1024। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट होता है, 4 4 अगेन 4 4 4 2 5 6, ठीक है, ओके। फिर से 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 11 और ये 4 6 24 4 4 16। तो 11/64 हमारा आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, ओके। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 2017 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन ऐप में क्वेश्चन नंबर 28 पे मिलेगा। अ बॉक्स कंटेन्स 6 पेन्स, 2 of which are defective. 2 pens are taken randomly. If random variable x is equal to number of defective pens obtained, then standard deviation of x is equal to what? ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटीज़ लगेंगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, उससे पहले सैम्पल स्पेस निकाल के रख देते हैं हम लोग, सॉरी सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यानी कि NOF निकलेगा कैसे, 6 पेन्स है, उसमें से कोई भी 2 पेन्स हम लोग रैंडमली चूज़ कर रहे हैं, यानी कि हो जाएगा 62 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5/2 × 1, यानी कि 15 आंसर आएगा, ठीक है। NOF आ गया 15। अब क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रैंडम वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स ऑब्टेन्ड। 2 पेन उठाए तो उसमें से x हमें क्या बता रहा है, कितनी पेन्स डिफेक्टिव है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। हो सकता है कि जो दोनों पेन हम लोग ने उठाए हैं उसमें से एक भी डिफेक्टिव ना हो, या ऐसे हो सकता है कि एक डिफेक्टिव हो, या ऐसे हो सकता है कि दोनों भी डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो x की इन वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो x 0 हो जाए यानी कि एक भी डिफेक्टिव पेन ना मिले, ठीक है। तो एक भी डिफेक्टिव पेन ना मिले यानी कि दोनों पेन जो हम लोग ने उठाए हैं वो नॉन डिफेक्टिव उठाए हैं, ठीक है। अब 4 में से 2 नॉन डिफेक्टिव पेन उठाने का जो तरीका है वो कैसे हो जाएगा, 4C2 से अपने को मिलेगा, ठीक है। तो 4C2 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3/2 × 1, तो हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 6, ठीक है। तो पहले इवेंट का सैम्पल पॉइंट है 6 और NOF है 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/15। आई होप कि आपको ये समझ में आया कैसे किए हैं। हमारे पास 2 डिफेक्टिव पेन है, ठीक है, और नॉन डिफेक्टिव पेन कितनी हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी, ठीक है। पहली केस में एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं उठ रही है, यानी कि दोनों पेन जो उठा रहे हैं हम लोग वो 4 नॉन डिफेक्टिव पेन्स में से उठा रहे हैं। तो 4 में से 2 पेन चूज़ करना है, ठीक है। उससे हमको क्या मिलेगा, हमारे इवेंट का सैम्पल पॉइंट मिलेगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। तो वो हो गया 6, सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स हैं 15, तो प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, 6/15 से। उसी तरीके से 1 के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो एक डिफेक्टिव पेन आनी चाहिए, यानी कि इन 2 में से एक पेन सिलेक्ट करना है 2C1, और नॉन डिफेक्टिव एक चूज़ करना है, तो वो कैसे निकलेगी 4C1। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2C1 × 4C1 हो जाएगा 8, हो जाएगा 8/15, ठीक है। दोनों पेन डिफेक्टिव होनी चाहिए, तो उसके लिए कैसे करेंगे, दोनों पेन डिफेक्टिव में से उठाना है, यानी कि 2C2 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 1/15, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका समेशन निकालना है, उससे हमको क्या मिलेगा, EX मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद EX² भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे x² लिख देते हम लोग, 0 1 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x × px कर लेता हूँ, ये हो गया 0,
ये 8/15 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2/15, ठीक है। इनका एडिशन x और px का एडिशन कितना हो जाएगा 10/15। इसको हम लोग क्या कहते हैं, e ऑफ x कहते हैं। तो e ऑफ x की वैल्यू अपने को मिल गई। अब क्या निकालना है, e ऑफ x स्क्वायर निकालना है। e ऑफ x स्क्वायर कैसे मिलेगा, e ऑफ x स्क्वायर मिलेगा समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x से, ठीक है। तो x स्क्वायर और p ऑफ x का प्रोडक्ट निकालेंगे, वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, x स्क्वायर इंटू, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत गंदा हो गया है, ठीक है। तो कोशिश करिए समझने की, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, पहला वाला जो 0 रहेगा, दूसरा वाला अगेन 8/15 आएगा और ये हो जाएगा 4/15, ठीक है। इसका एडिशन लेंगे तो मिलेगा 12/15। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12/15। अब हमें पता है कि वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकलता है इस फॉर्मूले से, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली 12/15 माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100/225 मिलेगा, तो हो जाएगा 100/225, ठीक है। इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30, 180/225 माइनस 100/225, ठीक है। इसको सॉल्व करके मिलेगा 80/225, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू मिल गई। अब वेरिएंस मिल गया तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालने से क्या मिलेगा अपने को, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, यानी कि 80/225, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 80 का स्क्वायर रूट, 80 का स्क्वायर रूट 16 5 ज़ा 80 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4√5, ठीक है। और यहाँ पर 225 का होता है 15, ऑप्शन दिख रहा है कहीं, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4√5 डिवाइडेड बाय 15 को थोड़ा सा मिटा देते हैं यार, जगह बहुत कम पड़ गई। 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ और 5 को √5 × √5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √5 × √5 × 3, एक √5 कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा 4/3√5। तो सिग्मा की वैल्यू आ रही है 4/3 × √5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको आंसर टिक करके आते हैं प्लस माइनस को, ठीक है। इसका आंसर प्लस माइनस में क्यों नहीं आता, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। स्क्वायर रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं मिल सकती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, जिसके अंदर हमें एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ है और यहाँ पर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज़ है, जिसको हम लोग कैपिटल F ऑफ x से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 लेस देन और इक्वल टू 5, 3 से बड़ी और 5 से छोटी या फिर इक्वल। अब 3 से बड़ी और 5 से छोटी या फिर इक्वल, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, ये दोनों फाइंड आउट करनी है और दोनों को ऐड करके आंसर देना है, ठीक है। तो देख के समझ में आता है कि यार x इक्वल टू 4 के लिए ये वैल्यू और x इक्वल टू 5 के लिए ये वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये p ऑफ x नहीं है, ये f ऑफ x है। f ऑफ x यानी कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ है ये, ठीक है। जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, सारी एक पॉइंट पे आकर के उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते थे, वैसे यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट पे आकर के उससे पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कॉलम मैंने बनाया है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कैसे मिली रहेगी, यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी हुई है, तो यहाँ पर 0.2 हुआ रहेगा, इसके वजह से यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मिलती है ये कैसे मिलती है, इन दोनों को ऐड करने से, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ तो 0.2 प्लस x के बदले क्या मिलेगा 0.37, तो x निकालना है तो क्या करूँगा, 0.37 में से 0.2 को माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 0.17। उसी तरीके से अगर यहाँ की वैल्यू चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ मिलेगा 0.11, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 12 में से 8 गया 4 और 5, 0.14, ठीक है। यहाँ पर 3 और 2 0.23 और यहाँ पर 0.15 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, दोनों को ऐड कर देंगे
तो हमको मिलेगा 0.14 प्लस 0.23 यानी कि 0.37। तो 0.37 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। करेक्ट आंसर बी है।